आज हम मनुष्य और प्रकृति के बीच किस तरह से या कैसे संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों से संबंधित विचारधाराएं या संकल्पनाएं, कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं और ये संकल्पनाएं या विचारधाराएं किस तरह से मनुष्य और प्रकृति के बीच आपस में संबंध स्थापित करते हैं, उनके बारे में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच कैसा संबंध पाया जाता है तथा प्रकृति किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य किस प्रकार प्रकृति को प्रभावित करता है तथा ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं, उसके संबंध में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि मनुष्य भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया कि भूगोल के अध्ययन में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन केंद्र बिंदु के रूप में मनुष्य को माना जाता है। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच होने वाली आर्थिक और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भूगोल में अद्वितीय स्थान रखता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार की अंतः संबंध या किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण या अद्वितीय, इनका सबसे ज़्यादा अद्वितीय स्थान माना गया। मनुष्य और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य तथा पर्यावरण के बीच अंतः संबंध तथा स्थान के साथ साथ बदलते रहते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं ये स्थान तथा समय के अनुसार बदलते रहते हैं। परिस्थितियाँ, स्थान और समय के अनुसार ये संबंध एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं। विश्व के कुछ भागों में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति से प्रभावित होता है तथा कुछ अन्य भागों में मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है। कुछ विश्व के ऐसे पार्ट हैं जहां मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है और कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां मनुष्य प्रकृति को भी प्रभावित करता है। इस आधार पर क्या है कि स्थान और समय के अनुसार मनुष्य या मानव और प्रकृति के बीच या मानव और पर्यावरण के बीच संबंध बदलते रहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के नियमों के पालन के लिए जीवन व्यतीत करता था। प्राचीन काल में मनुष्य पूर्णतः क्या था कि प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता था, परंतु अब धीरे धीरे मानव ने अपने तकनीकी ज्ञान से, कौशल से, बुद्धि से बहुत कुछ परिवर्तित करना शुरू कर दिया। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बल पर प्रकृति पर विजय पाना शुरू कर दिया। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है और वह प्रकृति से लड़ने में सक्षम भी माना जाता है, परंतु प्रकृति भी मनुष्य को अपने नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करने की कोशिश करती है और अधिक नियम तोड़ने पर उसको दंडित भी करती है। वैसे मनुष्य अपने कौशल से, वैज्ञानिक ज्ञान से, प्रौद्योगिकी से प्रकृति को चेंज करने की बहुत कोशिश करता है, परंतु एक सीमा तक कोशिश करता है, उसके आगे वो परिवर्तित नहीं कर सकता। इस प्रकार मनुष्य और प्रकृति बड़े जटिल क्रियाकलापों के सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसे स्पष्ट करने के लिए तीन प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हुई। ये तीन प्रकार की विचारधाराओं की अगर बात करें तो पहली है पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से या पर्यावरण निश्चयवाद वाली। दूसरा संभववाद या संभावनावाद के नाम से और तीसरी है संभावनावाद या नव निश्चयवाद के नाम से जानित। इस तरह से मनुष्य और पर्यावरण के बीच इन संबंधों के संबंध में तीन प्रकार की विचारधाराएं आई, जिसको निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के नाम से अपन जानते हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो अपन देखेंगे कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या चीज़ है और किस तरह से ये
मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों के बारे में अपनी व्याख्या करता है और ये प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनके बारे में क्या विचारधाराएं रखते हैं उनके बारे में अपन बताएं। तो पहली विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से अपन जानते हैं, वो क्या चीज़ मानता है वो आगे अपन बताते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इसे निश्चयवाद अथवा पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा का नाम निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म या पर्यावरणवाद या निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। इस विचारधारा में ये माना गया है कि मनुष्य पूर्णतः प्रकृति का दास या जैसा प्रकृति चाहे वैसा करता है। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रकृति या पर्यावरण ही सर्वशक्तिमान है और मानवीय क्रियाकलाप तो पूर्णतः नियंत्रित करता है और मनुष्य के जो भी क्रियाकलाप हैं, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सारी चीज़ें पूर्णतः प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती हैं और मानवीय क्रियाकलापों को प्रकृति पूर्णतः नियंत्रित करती है। प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य तुच्छ, महत्वहीन तथा निष्क्रिय होता है। जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं या शक्तियां होती हैं, भूकंप मान लो, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, इन सबके सामने मनुष्य किसी प्रकार की कोई भी क्रिया अपनी नहीं कर सकता तथा उनके सामने वो नतमस्तक हो जाता है या उसका अस्तित्व न के बराबर हो जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में मानवीय व्यवहार में अंतर प्राकृतिक पर्यावरण में पाए गए अंतर के अनुसार ही होता है। उदाहरण के जायरे के बेसिन में पिग्मी, कालाहारी के बुशमैन, उत्तरी ध्रुव के एस्किमो तथा मध्य एशिया के किर्गिज लोगों के जीवन एक दूसरे से सर्वदा भिन्न है, परंतु प्रकृति के द्वारा पूर्णतः वो बंधे हुए होते हैं। कि जितने भी आपने उदाहरण दिए, जैसे एस्किमो हो गए, किर्गिज हो गए, फिर उसके बाद में बुशमैन हो गए, फिर उसके बाद में और भी लोगों की अगर बात करें तो इनका रहन सहन, खान पान एक दूसरे से भिन्न है, परंतु पूर्णतः वो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से बंधे हुए हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है और मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। तथा इस प्रकार अपन बात करें तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है तथा मनुष्य उसका दास के रूप में, कि जैसा प्रकृति चाहती है उसी के अनुसार मनुष्य को अपना कार्य करना पड़ता है। इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। अगर अपन बात करें कि इस विचारधारा के कौन कौन से समर्थक माने जाते हैं, तो उनमें अगर अपन बात करें तो हिप्पोक्रेटस, जो पर्यावरणवेता भी था, भूगोल का प्रसिद्ध माना जाते हैं, वो भी हिप्पोक्रेटस के बाद में स्ट्रेबो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हम्बोल्ट, डार्विन, हाइकल, फ्रेडरिक रेगजेल, डिमोलिन, कुमारी सैम्पुल, ये सारे जितने भी पर्यावरणवेता या भूगोलवेता हैं, ये सभी इस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। एक बार दोबारा बताएं कि पर्यावरणवाद या पर्यावरण निश्चयवाद में मनुष्य को सबसे ज़्यादा, मनुष्य की बजाय प्रकृति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा बलशाली माना गया है। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही मनुष्य को करना पड़ता है और मनुष्य प्रकृति का दास माना गया है। इसके अंतर्गत जो भी मानवीय क्रियाएं हैं वो सारी प्रकृति के द्वारा प्रभावित होती हैं और जैसा प्रकृति चाहती है उसी के अनुसार उसको अपना कार्यक्रम या अपनी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है
तथा मनुष्य को गौण या मनुष्य को दास के रूप में माना गया। इस विचारधारा के अगर अपन वैसे भी बात करें तो देखें अपन, जैसे एस्किमो लोग हैं, बुशमैन हैं, पिग्मी हैं, ये सारे लोग जो प्रकृति के अनुसार उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके मकान, ये सारे प्रकृति के द्वारा ही प्रभावित होते हैं कि जैसा प्रकृति चाहती है उसी के अनुसार उनको उस तरह से रहना। जैसे अपन देखें कि एस्किमो लोगों को बर्फ़ के घर बनाने पड़ते हैं तो परिस्थितियां ऐसी हैं, तो प्रकृति के अनुसार। और अगर अपन बुशमैनों का देखें या पिग्मी देखें तो बदन के पत्तियों के कपड़े पहनते हैं, तो परिस्थितियां या प्रकृति का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। फिर आपको बताएं कि ऐसी विचारधारा के कौन कौन से समर्थक थे। एक बार फिर दोबारा बताते हैं कि हिप्पोक्रेटस भी, फिर इसके बाद में स्ट्रेबो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हम्बोल्ट, डार्विन, हाइकल, रेटजेल, डिमोलिन तथा कुमारी सैंपुल, ये सभी इसी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इस प्रकार आपने आज पर्यावरण निश्चयवाद क्या चीज़ होती है, पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद में मनुष्य और प्रकृति के बीच में कैसे संबंध पाए जाते हैं, और मनुष्य को प्रकृति का दास क्यों माना गया है, तथा कौन कौन से ऐसे समाजशास्त्री, वैज्ञानिक या क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पर्यावरणवेता या विद्वान हुए हैं जो इस विचारधारा के समर्थक हैं, उनके बारे में आज आपको जानकारी प्रदान की। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।